पिछले क्लास में हम लोग जो जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर बाबू देख रहे थे वो फिनिश हो गया है। उसमें जो भी छोटा से छोटा टॉपिक, छोटा से छोटा जो बात था जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था उसको हमने पढ़ा लिया, ठीक है। और इसके बाद चूँकि जेनेटिक्स पहला दूसरा चैप्टर खत्म, जो जेनेटिक्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है इवोल्यूशन, वो सीबीएसई बोर्ड जो एग्ज़ाम लेगा उसमें हटा दिया है। तो देखिए तय है कि बिहार बोर्ड भी फरवरी में ही एग्ज़ाम लेने जा रहा है, लेकिन बिहार बोर्ड भी अपने सिलेबस को कुछ छोटा करेगा। तो चूँकि बिहार में भी सीबीएसई बोर्ड का ही किताब चलता है, तो ये भी अपना देर सब्र निकालेगा कि हम कौन कौन चैप्टर छांट रहे हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में आपको जो पहला इकाई है उसका चौथा चैप्टर यानी कि जन्म स्वास्थ्य छांट दिया गया है कि बोर्ड से में उससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर आपका जो पाँचवा छठा सातवां जो चैप्टर है आनुवांशिकी विज्ञान, उसमें से सातवां चैप्टर छांटा गया है जो जैव विकास है, उसको हटा दिया गया है। फिर बायोटेक्नोलॉजी जो है, फिर तुमको ये जो क्या बोलते हैं जो मानव कल्याण में जीव विज्ञान जो 8वां इकाई है, उसमें जो 8, 9, 10 चैप्टर है, उसमें जो 9वां चैप्टर जो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यविधि, उसको भी हटा दिया गया है। 11, 12 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का दोनों चैप्टर है। फिर जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है सबसे अंतिम इकाई, उसमें आपको 14वां चैप्टर यानी कि पारितंत्र, और लास्ट में जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज पर्यावरण के मुद्दे, 2 चैप्टर, 14वां 16वां चैप्टर हटाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो चैप्टर छोड़ रहे हैं वो नहीं पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स का पहला दूसरा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो इवोल्यूशन चैप्टर है वो आधा घंटा का क्लास है, वो भी हम समझा देंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसके पहले आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी 11वां 12वां पढ़ा दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो थोड़ा टफ टॉपिक है वो हम लोग पहले पढ़ लेंगे, तो उसको बार बार रिविजन करेंगे। बार बार रिविजन करेंगे तो उसमें से कोई भी कठिनाई या कोई भी समस्या नहीं रह जाएगा, बार बार रिविजन करेंगे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जेनेटिक्स के बाद बायोटेक्नोलॉजी खत्म कर दें। तो अगर जेनेटिक्स लगभग 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से 10 या 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो गया तो समझिए आपके 12th का बायोलॉजी का मेन जो समझने वाला जो चैप्टर है वो खत्म, ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर शुरू करने के पहले जेनेटिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है उसमें कुछ प्रश्न है, हो सकता है कुछ बच्चों को उसमें परेशानी हो। तो जैसे उसमें जेनेटिक्स पे आप बुक निकाल लीजिए, अभी आप एनसीईआरटी बुक निकालिए, उसमें जैसे पहला चैप्टर दिया होगा कि आप इसमें से नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का पहचान करें, पहला क्वेश्चन होगा। तो जैसे देखिए आप 4 नाइट्रोजनस बेस का नाम तो ऑलरेडी जानते ही हैं, क्या क्या है वो, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडिनिन गुआनिन कोई साइटोसाइन भी कहता है, कोई थाइमाइन भी कहता है, थाइमिन THYMIN, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन CYTOSIN, तो इसको साइटोसाइन भी कहता है। एडिनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन ये आपका नाइट्रोजनस बेस है। अब उसमें से आपको पहचान करना है कि जो समूह में दिया गया इसमें से कौन नाइट्रोजनस बेस है, कौन न्यूक्लियोसाइड है और कौन न्यूक्लियोटाइड्स है। तो जैसे एडिनिन है, तो एडिनिन नाइट्रोजनस बेस से जब आपको शुगर मिलता है, पेंटोज शुगर, तो हो जाता है एडिनोसिन। क्या हो जाता है, एडिनोसिन या एडिनोसाइन। तो एडिनोसाइन उसका हो गया क्या, आपको न्यूक्लियोसाइड। और एडिनाइलिक एसिड, एडिनिन, एडिनोसाइन और एडिनाइलिक एसिड हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। जब उससे हाइपोफॉस्फेरिक एसिड जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या, तो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा, मतलब न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। फिर उसी तरह से गुआनिन, गुआनोसाइन, तो गुआनिन से जब नाइट्रोजनस बेस, गुआनिन जो नाइट्रोजनस बेस है उससे जब आपका पेंटोज शुगर जुटेगा तो हो जाएगा गुआनोसिन या गुआनोसाइन, और गुआनाइलिक एसिड हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड या आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। फिर इसी तरह से साइटिडीन, साइटोसाइन है या साइटोसिन है, तो साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस है, उससे जब शुगर मिलेगा तो हो जाएगा साइटिडीन, CYTIDIN, साइटिडीन। साइटोसिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, असाइटिडीन क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड है। असाइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड हो जाएगा उसका न्यूक्लिक एसिड। फिर अगर हम बात करें एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन का, तो थाइमिन हो गया नाइट्रोजनस बेस, थाइमिडीन
THYMIDINE, थाइमिडीन हो गया न्यूक्लियोसाइड, और थाइमिडिलिक एसिड हो गया आपको न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, यूरासिल नाइट्रोजनस बेस, यूरिडीन, यूरासिल नाइट्रोजनस बेस, आयोडीन हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और यूरिडाइलिक एसिड हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड। तो आप उससे स्पष्ट पहचान लीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोसाइड होगा एडिनोसाइन, और एडिनाइलिक हो जाएगा, एडिनाइलिक एसिड हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लिक एसिड। गुआनोसिन नाइट्रोजनस बेस, उसका न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाएगा, तो गुआनोसाइन, और गुआनाइलिक एसिड हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। फिर साइटोसिन का हो जाएगा, साइटोसिन हो गया नाइट्रोजनस बेस, साइटिडीन हो गया क्या, न्यूक्लियोसाइड, और साइटिडिलिक एसिड हो गया न्यूक्लिक एसिड। तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। फिर उसी तरह से यूरासिल का हो जाएगा यूरिडीन, थाइमिन है तो उसका न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा थाइमिडीन, और वो हो जाएगा थाइमिडीन का हो जाएगा थाइमिडिलिक एसिड। इधर आप आइएगा, यूरासिल यूरिडीन हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और यूरिडाइलिक एसिड हो जाएगा उसका न्यूक्लिक एसिड। तो आप उसे आराम से चूज कर सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को दिक्कत होता होगा। जो दूसरा प्रश्न है आपके जो जेनेटिक्स में का सेकंड चैप्टर, उसमें जो दूसरा चैप्टर है, जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी बच्चा लोग को दिक्कत होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे पूछा जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म मानव का ही बात करें या किसी भी सजीव के डीएनए में कहा जाए कि साइटोसिन, किसी भी सजीव के डीएनए में साइटोसिन का अगर 20% हो, किसी सजीव के डीएनए में अगर साइटोसिन 20% हो तो एडेनिन कितना परसेंट होगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अथवा किसी सजीव के डीएनए में थाइमिन 30% हो, थाइमिन 30% हो, किसी सजीव के डीएनए में थाइमिन 30% हो, तो गुआनिन क्या परसेंट होगा, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये प्रश्न 1 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, पूछा जाता है, तो बस ध्यान देना है क्या करना है। तो देखिए, हम लोग पहले से जानते हैं ना, जो चरगाफ रूल है, वो चरगाफ रूल क्या कहता है कि किसी सजीव के डीएनए में प्यूरिन बेस बराबर होता है पायरिमिडीन बेस, यानी कि आप पहले से पढ़े हैं कि किसी सजीव के डीएनए में जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमिन होता है, और जितना गुआनिन होता है उतना ही साइटोसिन होता है। ए बराबर टी, जी बराबर सी, ये हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए, सी का मान कितना है, 20%। पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, अगर किसी सजीव के डीएनए में साइटोसिन 20% है तो ये साइटोसिन किसके बराबर होता है, साइटोसिन हो गया 20%। तो जितना साइटोसिन होता है, जितना साइटोसिन नामक पायरिमिडीन बेस होता है, उतना ही गुआनिन नामक प्यूरिन बेस होता है। ये भी हो गया 20%। हमको ए का मात्रा निकालना है, मतलब एडेनिन निकालना है। साइटोसिन 20% हो गया तो गुआनिन भी कितना परसेंट होगा, 20%। तो साइटोसिन 20% तो गुआनिन 20%। अब ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब दोनों में कितना हो गया, 40। 100 में से 40 गया, कितना बचा, 60। अब जितना साइटोसिन उतना ही गुआनिन, दोनों में कितना हो गया, 40। मीन्स 100 में से 40 गया, कितना हुआ, 60। अब वही 60 में ना आपको क्या क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा। 100 में से 40 गया 60, अब उसी 60 में एडेनिन और थाइमिन मिलकर के होगा, क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन मिलकर कितना हो गया है, 40। तो एडेनिन और थाइमिन में कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब चूंकि एडेनिन बराबर थाइमिन है या थाइमिन बराबर एडेनिन है, तो दोनों का मात्रा कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे। कितना हो जाएगा, एडेनिन का मान 30%। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। साइटोसिन 20% तो गुआनिन भी 20% हो गया, क्योंकि दोनों किसी भी सजीव के डीएनए में जितना साइटोसिन उतना गुआनिन होता है, तो दोनों मिलकर हो गया 40। अब 100 में से 40 किया तो 60। अब उसी 60 में नो एडेनिन और थाइमिन मिला करके होगा, और चूंकि दोनों का मात्रा बराबर होता है इसलिए 30 एडेनिन हो, 30% एडेनिन होगा, 30% थाइमिन होगा। अब उसी तरह से
थाइमिन 30% है, थाइमिन 30% है, तो गुआनिन का मात्रा पूछ रहा है। तो जितना थाइमिन है उतना ही तो एडेनिन होगा। किसी सजीव के डीएनए में जितना थाइमिन उतना ही एडेनिन, तो दोनों में कितना हो जाएगा 60। अब 100 में से 60 का क्या बचेगा 40। अब उसी 40 में जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। थाइमिन का मात्रा 30% दिया हुआ है प्रश्न में, गुआनिन का मात्रा पूछ रहा है, तो जितना थाइमिन उतना ही एडेनिन, दोनों में कितना हो गया 60। 100 में से 60 गया तो 40। अब उसी 40 में जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा, तो आप 40 का हाफ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा गुआनिन 30%। तो ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि एडेनिन बराबर थाइमिन और गुआनिन बराबर साइटोसिन, बस वही मान रख के बैठा देना। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से वीडियो देखिए, समझिए, आ जाएगा। ये था आपका दूसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न थोड़ा सा अलग से है। तीसरा नंबर प्रश्न बाबू कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न सब कोई किताब से खोजे या देखे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है एनसीईआरटी जेनेटिक्स का, यानी कि कौन चैप्टर, छठा चैप्टर में जो एक्सरसाइज दिया है उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी सजीव के डीएनए में एक जो स्ट्रैंड है, किसी सजीव के डीएनए में एक जो स्ट्रैंड है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड है, उसका बनावट इस तरह से ATGC ATGC ATGC। यही प्रश्न है, कह रहा है किसी सजीव के जो डीएनए है, तो डीएनए हम जानते हैं डबल स्ट्रैंड होता है ना, तो किसी सजीव के एक डीएनए, किसी सजीव के डीएनए के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस इस प्रकार से व्यवस्थित है ATGC ATGC। यही प्रश्न है आपका। अब प्रश्न कह रहा है कि इस स्ट्रैंड का पूरक स्ट्रैंड का होगा इसी डायरेक्शन में, यानी कि प्रश्न क्या है कि इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यानी कि पूरक स्ट्रैंड प्राप्त कीजिए इसी फील्ड डायरेक्शन में। प्रश्न समझ में आया? कह रहा है कि किसी सजीव के डीएनए का एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही बनावट है। कह रहा है इस डीएनए का पूरक लड़ी यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्राप्त कीजिए फिर इसी डायरेक्शन में। यही प्रश्न है आपका। अब थोड़ा सा समझिए, अगर इसका पूरक स्ट्रैंड कहता, देखिए अगर इसका पूरा इस स्ट्रैंड का वास्तव में जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो इस डीएनए स्ट्रैंड का जो दूसरा पूरक स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा वास्तव में, जब एक स्ट्रैंड बाबू 5 से 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या हो जाएगा 3 से 5 प्राइम होगा ना। क्या है? तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल पोलैरिटी प्रदर्शित करते हैं। एंटी पैरेलल पोलैरिटी प्रति समानांतर ध्रुवता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब डीएनए का एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम व्यवस्थित है तो दूसरा क्या होगा 3 से 5। तो अगर प्रश्न में आपका ये 5 प्राइम से 3 प्राइम में जो नाइट्रोजनस बेस है उसको उसके बारे में लिखित है, दिया गया है। कह रहा है कि फिर इस स्ट्रैंड का पूरक स्ट्रैंड निकालिए 5 से ही 3। अगर प्रश्न 3 से 5 पूछता तब तो एकदम आसान था, दिखते नहीं था। 5 से प्राइम में दिया हुआ है, कहता कि इसका पूरक स्ट्रैंड निकाल दीजिए 3 से 5 प्राइम, तो कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। क्या करते सीधे, क्योंकि डीएनए से ही डीएनए का निकालना है तो ए की जगह पर टी हो जाता, टी की जगह पर ए हो जाता, जी की जगह पर सी हो जाता, सी की जगह पर जी हो जाता, यानी कि क्या हो जाता TACG 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 हो जाता, TACG फिर TACG फिर TACG। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न 5 प्राइम से 3 प्राइम दिया हुआ है और कह रहा है कि फिर पूरक स्ट्रैंड जो निकाली है वो भी इसी वो 3 प्राइम से 5 प्राइम ना होकर के 5 से 3 होना।
बात समझ में आ रहा है? यही क्वेश्चन है। अगर ऐसा देता तब तो आसान था। तो ये भी बहुत आसान है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब देखिए हमने क्या बताया, इसका वास्तव में कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड या पूरक स्टैंड क्या होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम। जब ये 5 से 3 है तो इसका पूरक स्टैंड क्या होगा, 3 से 5। लेकिन प्रश्न ये नहीं कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ये जो स्टैंड दिया हुआ है 5 प्राइम से 3 प्राइम, फिर इसका पूरक स्टैंड निकालिए और वो भी जो पूरक स्टैंड कह रहा निकालेंगे वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, यानी फिर इसी विन्यास में कह रहा है निकालेंगे। अब प्रश्न है तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसके बाद 2 रास्ते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है कि भाई आप ये उसका उल्टा कह रहा है, जैसे 5 से 3 का होना क्या चाहिए, 3 से 5, तो ये फिर कह रहा है 5 से 3। तो अगर 3 से 5 आप निकालते तो क्या करते, यहां से शुरू करते लिखना, इधर की ओर जाते। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है। अगर 3 से 5 प्राइम जो एक्चुअल में होगा अगर वो निकालना रहता तो आप यहां से लिखना शुरू करते। लेकिन क्या कह रहा है कि नहीं वैसा मत निकालिए, आप इसका पूरा क्वेश्चन निकालिए फिर से 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन। तो प्रश्न के अनुसार ही बनाएंगे ना, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप उलट दीजिए, आप इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, इधर से। तो इसका पूरा क्वेश्चन 5 प्राइम से 3 प्राइम ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर मैं फिर इसका पूरा क्वेश्चन निकालिए इसी डायरेक्शन में, तो आप इधर से लिख दीजिए। तो यहाँ से शुरू कीजिए, सी का क्या हो जाएगा जी, जी का क्या हो जाएगा सी, टी का क्या हो जाएगा ए, आई का क्या हो जाएगा टी। अब यही लिख दीजिए फिर से जी सी ए टी, और फिर इसका क्या हो जाएगा जी सी ए टी। यानी डीएनए का एक स्ट्रैंड जो 5 प्राइम से 3 प्राइम में दिया हुआ है, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रकार है, तो इसके जो पूरक लड़ी होगा जो फिर से 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, तो इसका पूरक स्ट्रैंड ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है? पूरक स्ट्रैंड कैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर 3 प्राइम से कहता निकालने के लिए, अगर ये कहता कि 3 प्राइम से 5 प्राइम निकालिए, तब क्या हो जाता है, यहाँ सिंपल इसको इधर से लिखते, ये क्या हो जाता टी ए सी जी, क्या हो जाता, अगर ये 3 प्राइम से 5 प्राइम कहता निकालिए तो सीधे हम यही से शुरू करके लिख देते टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी। ये क्या हो जाता, इस 5 प्राइम से 3 प्राइम का पूरक लड़ी जो होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, वो ऐसा होगा। लेकिन अगर हम इसी का निकालेंगे तो हम यहां से लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी कि आप दोनों काम कर सकते हैं। पहला काम कि 5 प्राइम से 3 प्राइम दिया हुआ है, इसको फिर से 5 प्राइम से 3 प्राइम निकालना हो तो आप इधर से लिख लीजिए, ठीक है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए दूसरा तरीका ये भी है समझने के लिए। आप नॉर्मली जानते हैं कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए का स्ट्रैंड है, तो उसका अपोजिट स्ट्रैंड क्या होगा, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। तो यहां से लिख दीजिए इसको, टी का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, जी का सी और सी का जी, फिर उसी तरह से टी ए सी जी हो गया, टी ए सी जी। ये हम लिख सकते हैं 5 प्राइम। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं था। तो प्रश्न ई नहीं कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इसका पूरक लड़ी निकालिए, लेकिन 5 से 3 प्राइम निकालिए, 5 से 3, तब इसी को आप उलट के लिख दीजिए। आप इधर से लिख दीजिए, इधर से लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा जी सी ए टी हो जाएगा ना, जी सी ए टी, फिर जी सी ए टी। ये 3 से 5 है तो 5 से 3 क्या हो जाएगा, इधर से हम लिख देंगे जी सी ए टी। तो ये क्या हो जाएगा आपको 5 से 3 प्राइम हो जाएगा, 5 प्राइम से 3। बात समझ में आ रहा है? ये प्रश्न में दिया हुआ अपोजिट स्ट्रैंड का इस डायरेक्शन निकालिए। तो पहले आप नॉर्मल 5 से 3 है तो उसका पूरा का स्ट्रैंड क्या होगा, 3 से 5 इस में हो जाएगा। आप यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए और कह रहा है कि आप इस डायरेक्शन में निकालिए, तो आप यहाँ से लिख दीजिए ना भाई, ये 3 से 5 हो गया, 5 से 3 पूछ रहा था, आप यहाँ से उठा करके लिख दीजिए। दोनों तरीका सही है। बात समझ में आया? कह रहा था पूरा करिए, तो आप डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से लिख दीजिए, वो भी सही हो जाएगा। या 3 से 5 निकाल करके उलट के लिख दीजिए, इधर से करके लिख दीजिए, वो भी सही।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन था? तीसरा था। चौथा प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि डीएनए में कोडिंग स्ट्रेंथ, ये आपको प्रश्न क्या है? ATGC ये कह रहा है कि ये डीएनए का ये कोडिंग स्ट्रेंथ है। क्या है ये आपको कोडिंग स्ट्रेंथ है। कोडिंग स्ट्रेंथ तो ये कोडिंग रज्जु ATGC तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम दिया हुआ है कोडिंग स्ट्रेंथ। अब कह रहा है मतलब ये क्या है? डीएनए का एक कोडिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न बता रहा है। तो डीएनए का एक कोडिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ। अब कह रहा है कि इससे आप जो mRNA बनेगा, वो निकालिए कैसा होगा। क्या निकालिए? ये डीएनए का बाबू कोडिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है चौथा नंबर प्रश्न। तो कह रहा है कि इससे mRNA जो बनेगा वो कैसा बनेगा, mRNA का नाइट्रोजनस बेस कैसा होगा, वो निकाल दीजिए। तो हम लोग ये बनाने के पहले थोड़ा सा चलेंगे, जो हम ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों को पढ़ाए होंगे तो आपको बताया होंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन जो अनुलेखन प्रक्रिया उसकी 3 इकाई हैं। क्या क्या? उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक बताओगे, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो हम आपको समझाए होंगे कि इसमें क्या होता है। ये प्रोमोटर हो गया, यहाँ क्या हो गया? टर्मिनेटर। अब बीच वाला हिस्सा क्या हो जाता है? संरचनात्मक जीन। तो उससे हम बताए होंगे कि ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम है इसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। 5 प्राइम से 3 प्राइम इसे क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। और जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है इसे क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो 5 प्राइम से 3 प्राइम है उसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, और जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है उसे क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो 2 तरह का स्ट्रैंड है इसमें से आरएनए किस स्ट्रैंड से बनता है? तो आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है। यानी कि आरएनए उस स्ट्रैंड से बनता है जिसका डायरेक्शन क्या है, जिसका विन्यास क्या है, क्रम विन्यास 3 प्राइम से 5 प्राइम। इससे बनता है क्या? आरएनए। इससे नहीं बनता है। हाँ, लेकिन एक बात वहां जरूर बताए होंगे कि जो आरएनए बनेगा वो ठीक इसके जैसा होगा। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा, वो उस आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो ठीक कोडिंग स्ट्रैंड जैसे होंगे। अंतर कहाँ होगा कि जहां जहां कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमीन होगा वहां आरएनए में यूरासिल हो जाएगा। क्या है कि आरएनए में तो थाइमीन बेस होता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है? तो एमआरएनए का स्ट्रैंड पूछ रहा है कैसे होगा। तो देखिए यही लोग कोडिंग स्ट्रैंड है, और कोडिंग स्ट्रैंड का क्या होता है? आपका पूरक होता है ना टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो क्या तरीका है? इस कोडिंग स्ट्रैंड से आप टेम्पलेट निकाल दीजिए, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड का पूरक बनता है एमआरएनए, निकाल दीजिए। तो ये 2 स्टेप में बनेगा। ये हो गया 2 स्टेप। कोडिंग स्ट्रैंड से क्या निकाल दीजिए? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका पूरक हो जाएगा टेम्पलेट, और टेम्पलेट का पूरक क्या हो जाता है? आरएनए। तो ये 2 स्टेप में हो गया। पहला बात, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है आपको 30 सेकंड में बनाने हैं तो हम बताए हैं ना बाबू कि इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है आरएनए। और आप जानते हैं कि टेम्पलेट और कोडिंग आपस में क्या होता है? पूरक। टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड आपस में पूरक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा वो दोनों आपस में पूरक होगा। तो ये जो आरएनए बनता है ना वो ठीक कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होगा। जो
नया जो आरएनए बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड से, उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो ठीक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जैसा होंगे। कहाँ अंतर होगा? तो जहां यहाँ थाइमिन होगा उसके जगह पर आरएनए में यूरासिल हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों स्ट्रैंड किसका है? डीएनए का। एक किसका है? आरएनए का। क्योंकि डीएनए में थाइमिन होता है और उसकी जगह पर आरएनए में क्या होता है? यूरासिल। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तो देखिए ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो इससे आप टेम्पलेट अगर आप निकाल रहे हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का निकाल दीजिए पहले। ये आपका हो जाएगा ए का टी, टी का ए, जी का सी और सी का जी। ठीक है, टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या निकला बाबू? ये आपका हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोई दिक्कत? तो कोडिंग स्ट्रैंड से हम क्या निकाल लिए? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इसी से निकल बनता है क्या? इसी से क्या बनता है? आरएनए बनता है। कोडिंग से आरएनए नहीं बनता है, टेम्पलेट से आरएनए बनता है। तो अब इसका पूरक होता है, तो अब आप निकालिएगा। तो देखिए आरएनए किस डायरेक्शन में बनता है? तो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम का है। तो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसका काम करने का एक खास डायरेक्शन होता है, बताए होंगे उस समय। तो इससे जो आप एमआरएनए बनेगा वो क्या हो जाएगा? अब देखिए टी का फिर क्या हो जाएगा? ए। टी का क्या हो जाएगा? ए। ए का क्या होता अगर डीएनए रहता? तो टी। तो ये हम आरएनए बना रहे हैं कि डीएनए बना रहे हैं? आरएनए बना रहे हैं। तो यहाँ ए का क्या हो जाएगा? यूरासिल का है। तो आरएनए में थाइमिन नामक नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जाता है, उसके बदले क्या होता है? यूरासिल होता है। तो आरएनए के केस में एडेनिन का पेयरिंग यूरासिल के साथ होता है। बात समझ में आई? यहाँ हो जाएगा ए यू, सी का क्या हो जाएगा? जी और सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी। ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया आरएनए। बात समझ में आया? ये आपका हो गया आरएनए। अब आप देखिए तो जो आप आरएनए जो बना है, आरएनए जो बना है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो ठीक कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे हैं। यहाँ ये था, यहाँ भी ये है। टी है, देखो यहाँ जहाँ टी है यहाँ क्या हो गया? यू। बाकी जी है तो जी है, सी है तो सी है, फिर यहाँ टी है तो यहाँ यू हो गया है, फिर वैसे ही है, फिर यहाँ टी है तो यू है। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो आरएनए स्ट्रैंड बना है, जो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस का जो अरेंजमेंट है वो ठीक कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा है। अंतर कहाँ है बाबू? तो अंतर सिर्फ वहाँ है कि इसमें जहां जहां थाइमिन है वहां वहां आरएनए में यूरासिल। बात समझ में आ रहा है? तो आप इसको 2 स्टेप में बनाइए, या आप डायरेक्ट कोडिंग स्ट्रैंड से ही बना दीजिए। कैसे? ये तो समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए इसको हम मिटा के बनाना है। ये आरएनए हमने का यही प्रश्न पूछ रहा था। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये प्रश्न में दिया हुआ है कि कोडिंग स्ट्रैंड लिखा हुआ है ऐसा, और कह रहा है कि इससे आरएनए का स्ट्रैंड निकालें। तो हम पहले कोडिंग स्ट्रैंड से क्या निकाल दिए बाबू? टेम्पलेट स्ट्रैंड निकाल दिए, और फिर टेम्पलेट से क्या निकाल दिए? आरएनए। लेकिन ये जो आरएनए बनता है टेम्पलेट से, उसका नाइट्रोजनस बेस का जो व्यवस्था होता है ठीक कोडिंग स्ट्रैंड जैसा। अंतर कहाँ होगा? तो यूरासिल और थाइमिन के बीच। तो अब देखो ये तरीका हो गया, लेकिन आप दूसरा तरीका बना सकते हैं। चूंकि आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? समय का भी ख्याल रखना पड़ेगा। पहला वाला आंसर आप याद रखिएगा। प्रश्न में यही दिया हुआ है, कह रहा है कि एमआरएनए का स्ट्रैंड निकालिए। तो हम डायरेक्ट इसी से निकाल देंगे, क्योंकि हम बताए हैं यहां पर कि यहां कोडिंग स्ट्रैंड है 5 से 3,
ये प्रोमोटर है, ये संरचनात्मक जीन है, ये प्रोमोटर है, ये संरचनात्मक जीन है, ये टर्मिनेटर है। ऊपर वाला 3 से 5 टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड है। तो बताया कि टेम्पलेट से बनता है आरएनए, लेकिन जो आरएनए स्ट्रैंड बनता है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस का व्यवस्था है जस्ट लाइक कोडिंग स्ट्रैंड जैसा है। तो अब अंतर कहाँ है, तो देखिए ये कोडिंग स्ट्रैंड से डायरेक्ट आप आरएनए लिख दीजिए, इसी के जैसा होगा आरएनए। तो आरएनए फिर कैसा होगा, आरएनए आपका 5 प्राइम से इन डायरेक्शन में होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए का पहले वाला क्या लिखा गया था, ए का टी का आ गया था ए। तो ये ठीक क्या होगा, ठीक इसी के जैसा होगा। अंतर क्या हो जाएगा, ये जो आरएनए बनेगा डायरेक्ट हम कोडिंग स्ट्रैंड से लिख देंगे, ए टी का बदला में यू जी सी जी, ए टी के बदला में यू जी सी, ए यू जी सी हो गया। ये हमारा हो गया आरएनए। हम डायरेक्ट कोडिंग स्ट्रैंड से आरएनए लिख देंगे, आरएनए का नाइट्रोजनस बेस का कोडिंग स्ट्रैंड से आरएनए को लिख देंगे, उसमें नाइट्रोजनस बेस इस तरह से होगा। कैसे, डायरेक्ट यहाँ उतार देंगे। अंदर कहाँ होगा, जहाँ थायमिन होगा यहाँ यूरासिल होगा, थायमिन के ऊपर यूरासिल। बस समझ में आया। पहला तरीका क्या था कि कोडिंग से टेम्पलेट निकालिए, टेम्पलेट से आरएनए निकालिए, जैसा कि पढ़ाया गया है। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो डायरेक्ट कोडिंग से आरएनए लिख दीजिए। कैसे, तो सिम उतार दीजिए, वही काम कीजिए, जहाँ थायमिन है वहाँ यूरासिल। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए तरीका अपनाइएगा, कोई दिक्कत। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर आप कमेंट में लिखिएगा। मैंने देखा है कि ये जो ऊपर से जो 4 क्वेश्चन था, ये आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी अगर और भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम प्रयास करेंगे बताने। ठीक है। और ये प्रश्न जो चारों हम बताए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। इस तरह से हमारा जो जेनेटिक्स का बाबू चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, उसका जो समस्या से हमने डिफाइन कर दिया, मैंने उसको समझा दिया। अब हम लोग शुरू करते हैं एक दूसरा इकाई जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में उस इकाई में जो आपका जो 14वां इकाई है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आप 14वां इकाई है, आप कह सकते हैं जो 9वां जो इकाई है, जो 9th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, उसको 2 चैप्टर में बांटा गया है। पहला है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और दूसरा है उसका बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। पहला है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव बायोटेक्नोलॉजी का हिंदी होता है जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी जो इकाई है उसको 2 चैप्टर में बांटा गया है। पहला है जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और दूसरा चैप्टर है उसका एप्लीकेशन, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग या उपयोग। तो यहाँ बोर्ड पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा बायोटेक्नोलॉजी। देखिए जो जैव प्रौद्योगिकी शब्द है ना, जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, उसको आप कीजिए बायो। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग बींग्स, और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। यानी कि इसका शाब्दिक इस बायोटेक्नोलॉजी का माने क्या हुआ, बायो मतलब सजीव, लिविंग बींग्स, और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। यानी कि सजीव में तकनीक द्वारा, सजीव में या सजीव से तकनीक द्वारा कुछ ऐसा चीज प्राप्त करना। सजीव में या सजीव द्वारा, सजीव में या सजीव द्वारा कहने का सेंस हुआ कि सजीव के बनावट में या मतलब सजीव के रूप में। तो यहाँ मेन पर्पस क्या होता है, सजीव के आनुवांशिक बनावट, सजीव के आनुवांशिक बनावट। तो सजीव के आनुवांशिक बनावट में बदलाव द्वारा, और आनुवांशिक बदलाव कैसे लाएंगे, तो तकनीक द्वारा। तो सजीव में किसी तकनीक द्वारा बदलाव ला करके कुछ ऐसा उत्पाद, ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जाए जो मानव के लिए उपयोगी हो, लाभकारी हो। यही मेन पर्पस होता है बायोटेक्नोलॉजी।
अगर आप इसको तोड़ते हैं तो बायो मतलब हो गया लिविंग बीइंग, सजीव। टेक्नोलॉजी में हो गया तकनीक, टेक्निक यानी कि कुछ ऐसा तकनीक जिसके सहायता से हम सजीव में बदलाव करें। क्या बदलाव करें? तो मुख्य रूप से उसके आनुवांशिक बनावट में बदलाव करें और उस बदलाव के चलते कुछ ऐसा उत्पाद, कुछ ऐसा प्रोडक्ट प्राप्त करें जो मानव कल्याण में उपयोगी हो। यही मेन पर्पस होता है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी बहुत प्राचीन समय से चला रहा है। मानव प्राचीन समय से छाछ बनाता है, सिरका बनाता है, ठीक है। ये सारे एक तरह से क्या है, ये जैव प्रौद्योगिकी के ही प्रक्रम। शराब बनाना, छाछ बनाना, सिरका बनाना, ये सब उसी में आ जाते हैं। अब आगे आइएगा तो बायोटेक्नोलॉजी में के द्वारा आप जो डेवलप मैंने जो आ गया है, डेवलपमेंट हो गया है, उसके हेल्प से हम जो पात्र निषेचन हो जाता है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो टेस्ट ट्यूब में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करा लेते हैं, जो भी आनुवांशिक विकार है उसका सुधार कर देते हैं, ठीक है। तो ये नया जीन बना लेते हैं। ये सारा प्रक्रिया बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव होगा। अब तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत व्यापक स्तर पर डेवलप हो गया और बायोटेक्नोलॉजी का अब माने व्यापक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा डेफिनेशन लिखे, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी इट मे बी डिफाइंड एज यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसे हम परिभाषित करते हैं कि सूक्ष्म जीव का प्रयोग या एनिमल या प्लांट सेल्स। इट मे बी डिफाइंड एज यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल और प्लांट सेल और देयर प्रोडक्ट at industrial scale and services useful to human beings। मतलब सूक्ष्म जीव में आ जाता है आपका जीवाणु या कोई कवक, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव की कोशिका या सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये कोशिके होते हैं प्राय। तो सूक्ष्म जीव या जंतु कोशिका या पौधा कोशिका के सहायता से उसका यूज मतलब सूक्ष्म जीव का कोशिका या जंतु कोशिका या पौधा कोशिका का प्रयोग करना और यानी कि उस कोशिका को डेवलप करना और उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना, उत्पाद इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक स्तर पर, जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या हो, लाभकारी। सर्विस मतलब होता है सेवा, यानी कि सूक्ष्म जीव या पौधा कोशिका या जंतु कोशिका को विकसित करके उससे कुछ ऐसा सेवा प्राप्त करना, उससे कुछ ऐसा उत्पाद प्राप्त करना जो मानव के लिए उपयोगी हो, यही होता है बायोटेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का ना वास्तव में ये जो बायोटेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है, लैंगिक प्रजनन पर आधारित होता है। कैसे आधारित होता है? तो आप लोग पहले से भी जानते हैं कि जनन का दो मोड होता है, दो तरीका होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं, यानी कि क्लोन तैयार होते हैं। जो अलैंगिक जनन के जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन क्या होता है, एकल जीव से उत्पन्न होते हैं सारे जीव। अलैंगिक जनन का और तरीका जिसमें एक जीव से बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं और एक ही जीव से, और उसमें जो भी नए जीव बनेंगे वो आनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने पैतृक कोशिका जैसा होंगे या पैतृक पिता के जैसा होगा। और अलैंगिक जनन के जो प्रोडक्ट होंगे उनका जो समूह होगा वो क्लोन होगा, क्योंकि वो बाहर से देखने में और आनुवांशिक रूप से बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे, एक दूसरे के अपने माता पिता के जैसा होंगे। अपने माता पिता तो नहीं होता, उसमें एक ही पेरेंट्स से होता है, उनके जैसा होगा। तो वहां आपको बाबू वेरिएशन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। 10th क्लास में बायोलॉजी में आपको प्रश्न मिला होगा कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन सजीवों के सर्वाइवल में, सजीवों के अस्तित्व को बनाए रखने में क्यों मददगार होता है।
मतलब प्रश्न मिला होगा आप लोगों को 10वां क्लास में कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन सजीवों के अस्तित्व को बनाए रखने में मददगार होता है कैसे, या सिंपल से हम बात कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन ज्यादा महत्व वाले होते हैं कैसे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो कह कि जो अलैंगिक जनन होता है उससे नयापन नहीं मिलता है, लेकिन जो लैंगिक जनन के प्रोडक्ट होते हैं तो लैंगिक जनन में क्या होता है, दो इंडिविजुअल भाग लेता है, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट। उसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट। और अब देखिए लैंगिक जनन में आप पढ़े होइएगा कि लैंगिक जनन में इनके द्वारा दो तरह का गैमेट बनता है। नर के द्वारा नर युग्मक बनेगा और मादा के द्वारा मादा युग्मक बनेगा। जो युग्मक बनता है वो आप पढ़े होइएगा, पहले से बताए होंगे कि अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के प्रोडक्ट होते हैं। कौन? गैमेट। किसके गैमेट? नर के गैमेट या मादा के गैमेट। गैमेट मतलब युग्मक। तो जो युग्मक कोशिकाएं बनती हैं वो अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के प्रोडक्ट होते हैं, उसके द्वारा बनते हैं। और अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन में एक खास प्रक्रिया होता है जिसे कहते हैं क्रॉस ओवर। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। उस क्रॉसिंग ओवर के चलते जो गैमेट सेल्स बनता है ना, उसमें क्रोमोसोम के नए नयापन आ जाता है। उस क्रोमोसोम में क्या आ जाता है? विभिन्नता आ जाता है। उस क्रोमोसोम में नयापन आता है। और वही माता और पिता के मेल और फीमेल पेरेंट के दोनों युग्मक जिसके में ऑलरेडी क्या है? नयापन है। क्रोमोसोम ओरिजिनल उस क्रोमोसोम में कुछ नयापन आ गया है, वो दोनों जाइगोट में क्या हो जाता है? समावेशित हो जाता है। और उससे क्या होता है कि अब नया तरह का क्रोमोसोम आ गया, दोनों नयापन वाला क्रोमोसोम मिलकर आ गया एक जीव में, जाइगोट में, और जाइगोट से जीव बना। यानी कि जो जाइगोट से जो जीव बना वह जीव मेल और पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स दोनों से अलग हो जाता है, उसमें नयापन आ जाता है। ये नयापन कैसे आया समझ में आ रहा है कि दो जो गैमेट भाग लेते हैं ना, मेल और फीमेल गैमेट, उस दोनों गैमेट में जो गुणसूत्र होते हैं वो ऑलरेडी नयापन वाले गुणसूत्र होते हैं। उसमें नयापन कैसे आ जाता है? तो क्रॉसिंग ओवर की खास प्रक्रिया से। अब दोनों गैमेट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से बन गया एक जीव, तो उस जीव में नयापन आ गया। और कह रहा है कि इस तरह से जो नयापन आता है, जो विभिन्नताएं आती हैं, वो मानव के लिए लाभकारी भी हो सकती है, क्योंकि उस नयापन जीव से उसमें नया प्रोटीन बनेगा, नए तरह के लक्षण पैदा होंगे, और उस नए तरह के बहुत सारे जो नयापन आया उसमें जो विभिन्नता पैदा हुई, वो विभिन्नता हो सकता है कि वो जिस परिवेश में है, उस बदलते हुए परिवेश में, वह उसका नयापन, वह उसका विभिन्नता उसको जीने में सर्वाइव करने में मदद करे। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लिया जाए कि अभी टेम्परेचर, जो गर्मी का मौसम है, अचानक गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर, अब क्या होगा कि कुछ ऐसे जीव, या मान लिया जाए कि हमारे ही घर में या हमारे परिवेश में बहुत सारे लोग जो गर्मी बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वो बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं करेंगे, उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो जिनमें गर्मी करने की क्षमता ज्यादा हो, वो सर्वाइव करेंगे। तो अब मानव तो सारे हैं, उसी मानव में कुछ मानव में बिल्कुल गर्मी नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसी मानव में कुछ हैं जो गर्मी ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। परिवेश बदला, गर्मी ज्यादा बदला, गर्मी ज्यादा बढ़ा, तो जो नहीं बर्दाश्त करने वाले वो खत्म हो जाएंगे, और जो बर्दाश्त करने वाले हैं वो सर्वाइव करेंगे, उनका अस्तित्व कायम रहेगा, वो डेवलप करेंगे। तो ये जो नयापन आ गया, गर्मी कम बर्दाश्त करने वाला, गर्मी ज्यादा बर्दाश्त करने वाला, ये किसका प्रोडक्ट है? ये किसके चलते हुआ? तो लैंगिक जनन के चलते। अगर ये अलैंगिक जनन के प्रोडक्ट होते तो ऐसा संभव नहीं होता, सारे के सारे मर जाते। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि ये मुख्यतः बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से छुपा हुआ है। अब देखिए ऐसे भी हम लोग जब ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन कराते हैं, जो परंपरागत प्रजनन की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि एक, जैसे आप मेंडल पढ़े, आप मेंडल के बारे में, तो लंबा पौधा, बौना पौधा, या दो अलग अलग वैरायटी के पौधे का जीन का ट्रांसफर हुआ, दो अलग अलग वैरायटी पौधे का जीन का ट्रांसफर हुआ, तो क्या हुआ? उसमें क्या होता है कि कभी कभी उस हाइब्रिडेशन में नए जीन, मतलब अच्छे जीन के साथ साथ गुड जीन के साथ साथ बैड जीन का भी समावेशन हो जाता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? जो हमारा परंपरागत प्रजनन की विधि है, जो हमारा
ट्रेडिशनल जो हार्डेशन का मेथड है उसमें क्या होता है कि अच्छे जीन के साथ साथ काम वाले जीन के साथ साथ कुछ बेकाम वाले जीन का भी या खराब जीन का भी समावेश नए जीन में हो जाता है, जिसको हम छांट ही नहीं पाते। बात समझ में आ रहा है? लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में इस विधि द्वारा यह संभव है। इसमें जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर, इसमें जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर जैसा कुछ खास प्रक्रम है, जिसके हेल्प से हम सिर्फ डिजायर्ड जीन को ही, सिर्फ वांछित जीन को ही एक सजीव से दूसरे सजीव में ट्रांसफर करते हैं और नया प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। तो एक सिर्फ वांछित जीन को निकालकर दूसरे जीव में ट्रांसफर करना और उससे नया उत्पाद प्राप्त कर देना यह जीव के लिए काफी लाभकारी है। कैसे संभव है? तो सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी। बात समझ में आए? अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं रहता तो नहीं संभव। फिर अगले क्लास में आप लोग